अब हम पढ़ेंगे जो हमें आज पढ़ा हुआ था, लो एंड हाई कोहेरेंस इंटरफेरोमेट्री। लो एंड हाई कोहेरेंस इंटरफेरोमेट्री। इंटरफेरोमेट्री कुछ भी नहीं है, ये एक मेजरमेंट मेथड है विच यूजेस द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, यूजुअली लाइट, रेडियो और साउंड वेव, या तो लाइट वेव या रेडियो वेव या साउंड वेव, यूजुअली इन्हीं वेव्स का इन्हीं वेव्स के इंटरफेरेंस के फिनोमेनन को मेजरमेंट करने का एक मेथड है इंटरफेरोमेट्री। द मेजरमेंट में रिजल्ट दोज ऑफ may include the measurement may include those of certain characteristics of the wave के characteristics को भी ये आप इनको भी मेज़र कर सकते हैं, themselves and the material that the waves interact with, और waves किन मटेरियल के साथ इंटरेक्ट किया है उनके प्रॉपर्टीज़ को भी हम मेज़र कर सकते हैं थ्रू इंटरफेरोमेट्री। तो अभी हम पढ़ेंगे इंटरफेरोमेट्री। तो व्हाट इज़ इंटरफेरोमेट्री? Nothing is interferometry. Interferometry is nothing but is a measurement method. Interferometry measurement method है which uses the phenomenon of interference of waves, जो कि interference of waves के phenomenon को use करता है। कैसे वेव्स से मतलब जनरली जो यहाँ पे वेव्स होंगे वो या तो लाइट वेव होंगे, रेडियो वेव होंगे या फिर साउंड वेव होंगे। समझ में आ गया। इंटरफेरोमेट्री इज अ मेजरमेंट मेथड विच यूजेस द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, यूजुअली द लाइट, रेडियो और साउंड वेव्स। द फेनोमेन द मेजरमेंट में इंक्लूड दोज ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव्स देमसेल्व्स। द मेजरमेंट में हो सकता है कि हम सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव देमसेल्व्स का ही मेजरमेंट ले रहे हों, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव देमसेल्व्स and the materials that the waves interact with, या और फिर वो उन materials का जिनके साथ की वेव ने क्या किया है, इंटरेक्ट किया है। ठीक है, इंटरेक्ट किया है उनका, या तो वेव का ही या फिर वेव जिन मटेरियल्स के साथ इंटरेक्ट किए हैं उन मटेरियल्स का। तो इंटरफेरोमेट्री इज अ मेजरमेंट मेथड विच यूजेस द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, यूजुअली लाइट, रेडियो और साउंड वेव्स। द मेजरमेंट में इंक्लूड दोज ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव्स देमसेल्व्स and the materials that the waves interact with। ठीक है, तो हम अभी पढ़ेंगे लो एंड हाई कोहेरेंस इंटरफेरोमेट्री। इंटरफेरोमेट्री इज अ मेजरमेंट मेथड which uses the phenomenon of interference of waves, usually light, radio or sound waves. The measurement may include those of certain characteristics of the waves themselves and the materials that the waves interact with। Okay, in fact the physical principles of interferometry exploit the wave properties of light. Light can be thought as electromagnetic wave propagating through space. If we assume that we are dealing with a linearly polarized wave propagating in a vacuum in z direction, electric field E can be represented by a sinusoidal function of the distance and time, E xyz t equal to a cos omega t minus kz, where omega t minus kz, this whole term is known as phase। तो क्या बोला मैंने? इनफैक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरफेरोमेट्री, हालांकि जो इंटरफेरोमेट्री के जो फिजिकल प्रिंसिपल्स हैं वो वेव प्रॉपर्टीज, लाइट के वेव प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक, हालांकि जो इंटरफेरोमेट्री के फिजिकल प्रिंसिपल्स हैं, जो इंटरफेरोमेट्री के फिजिकल प्रिंसिपल्स हैं वो लाइट के वेव प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। हालांकि इंटरफेरोमेट्री के जो फिजिकल प्रिंसिपल्स हैं वो लाइट के वेव प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। लाइट को हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग थ्रू स्पेस। लाइट कैन बी थॉट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग थ्रू स्पेस if we assume that we are dealing with a linearly polarized wave propagating in a vacuum in z direction, electric field E can be represented by a sinusoidal function of distance and time। ओके, अगर हम एज्यूम करें, मतलब अब हम लाइट को समझ सकते हैं एज as an electromagnetic wave propagating through space if we assume that we are dealing with a linearly polarized wave propagating in a vacuum in z direction। अगर हम ये मान लें कि हम जो अभी डील कर रहे हैं वो एक linearly polarized wave से डील कर रहे हैं जो कि z डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, वो भी वैक्यूम में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होगा उस वेव का
वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइनसॉइडल फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो हम उस लीनियरली पोलराइज्ड वेव जो कि वैक्यूम में जेट डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिस्टेंस और टाइम के साइनसॉइड फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक ई एक्स वाई जेड टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड, जहाँ पे ए जो है सो स्मॉल ए जो है सो एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव है, लाइट वेव का एम्पलीट्यूड है ओमेगा जो है एंगुलर फ्रिक्वेंसी 2 पाई न्यू, वो है एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा जो कि 2 पाई न्यू है, वो है एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा, एंड के जो कि 2 पाई बाय लेमडा है वो है प्रोपगेशन कांस्टेंट यहाँ पे, ठीक है। जो के है 2 पाई बाय लेमडा वो है हमारा प्रोपगेशन कांस्टेंट, ओमेगा जो कि 2 पाई न्यू है वो है हमारा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ए जो है सो एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट वेव है, के 2 पाई बाय लेमडा हमारा प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। अब इक्वेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज, अब जो ऊपर का जो इक्वेशन है ई एक्स वाई जेड टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड, इसको हम एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ स्मॉल ए ई की पावर आई के ओमेगा टी माइनस के जेड। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ कैपिटल ए ई की पावर आई ओमेगा टी। अब यहाँ पे कैपिटल ए क्या हो गया, कैपिटल ए हो गया स्मॉल ए इंटू ई की पावर माइनस आई के जेड, ठीक है, आई के जेड, जिसको कि हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं स्मॉल ए इंटू ई की पावर माइनस आयोटा 2 पाई बाय लेमडा जेड, क्योंकि हमारा के जो था वो 2 पाई बाय लेमडा जिसको कि बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, और हम और उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं स्मॉल ए इंटू ई की पावर माइनस आयोटा फाई, जहाँ पे फाई हमारा है 2 पाई बाय लेमडा इंटू जेड। वही इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड, इसको ए को कैपिटल ए को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड, कैपिटल ए होता है स्मॉल ए इंटू ई की पावर माइनस आयोटा फाई, वेर इज फाई इज इक्वल टू पाई बाय लेमडा इंटू जेड माइनस, मतलब यानी कि कैपिटल इज इक्वल टू स्मॉल इंटू ई की पावर माइनस आयोटा के जेड, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड, तो कैपिटल ए को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड, स्मॉल वेव था एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट वेव, ठीक है। अब अगर n है हमारे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेयर द लाइट प्रोपेगेट्स, जहाँ पे कि लाइट प्रोपेगेट कर रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमारा n है, एंड द लाइट वेव ट्रैवर्सेस अ डिस्टेंस d इन सच अ मीडियम, और हमारा लाइट वेव उस मीडियम में डिस्टेंस d ट्रैवर्स करता है, तो जो इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ होगा, तो उसके बराबर का जो उस टी के बराबर का जो इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ होगा वो दिया जाएगा, वो उसका मतलब वो होगा पी, जहाँ पे पी है इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ वेयर लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and if the light traverses a distance d in that medium of refractive index, and then the equivalent optical path is given by p is equal to nd, where n is the refractive index of the medium, d is the distance traveled by the light in that medium, and p is the equivalent optical path. When two light waves are superimposed, the resultant intensity at any point depends on whether the waves reinforce or cancel each other. जब दो लाइट सुपर इम्पोज होते हैं, when two light are superimposed, जब दो लाइट सुपर इम्पोज होते हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे डिपेंड करता है कि वेव्स रीइंफोर्स कर रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। जैसे कि अगर अगर ये देखो सेम फेज में है, क्रेस्ट इज क्रेस्ट करस्पॉन्डिंग क्रेस्ट के साथ है, ट्रफ करस्पॉन्डिंग ट्रफ के साथ है, तो अगर अगर ऐसा है सेम फेज में तो ये दोनों मिल के एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और अगर आउट ऑफ फेज हैं क्रेस्ट इज विद करस्पॉन्डिंग ट्रफ, ट्रफ इज विद करस्पॉन्डिंग क्रेस्ट, अगर ऐसे है तो हमारा वो एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। वी एज्यूम दैट टू वेव्स आर प्रोपेगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन, हमने ये एज्यूम किया कि टू वेव्स जो है सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहे हैं, एंड आर पोलराइज्ड विद देयर फील्ड वेक्टर्स इन द सेम प्लेन, और उनकी पोलराइजेशन हुई है विद फील्ड वेक्टर्स इन द सेम प्लेन में फील्ड वेक्टर्स के साथ। वी ऑल्सो एज्यूम दैट दे हैव द सेम फ्रिक्वेंसी, हमने ये भी माना कि उनका फ्रिक्वेंसी भी सेम है। द कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड एट एनी पॉइंट इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, द कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड जो होगा किसी भी पॉइंट पे इंटरफेरेंस पैटर्न में, इज देन द सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स, जो उनका पहले वाला जो मतलब इंडिविजुअल जो कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड था उन दोनों कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड को जोड़ दो, वही होगा इंटरफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे, इंटरफेरेंस पैटर्न के किसी भी पॉइंट पे रिजल्टेंट जो हमारा बन रहा है रिजल्टेंट वेव, उसका जो कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड होगा ए इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू, जहाँ पे ए वन होगा
एक कैपिटल A1 होगा कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड ऑफ, ठीक है, स्मॉल A1 इंटू ई की पावर माइनस आयोटा फाइव वन, एंड A2 इज इक्वल टू कैपिटल A2 इज इक्वल टू स्मॉल A2 ई की पावर माइनस आयोटा फाइव टू are the complex amplitude of the two waves A1 and A2 are the complex amplitude of two waves, ठीक है। तो A is equal to A1 plus A2, A is equal to A e की पावर माइनस आयोटा फाइव वन, A1 e की पावर वही A2 इज इक्वल टू A2 e की पावर माइनस आयोटा फाइव टू, जहाँ पे A1 A2 आर द कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स, दोनों वेव का कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड, उसको बोलते हैं सीधा, ठीक है। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा इसीलिए होगा I इज इक्वल टू कैपिटल A का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कैपिटल A का होल स्क्वायर, रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस टू I1 I2 प्लस टू अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाइव, अंडर रूट I1 I2 फिर बाहर में कॉस डेल्टा फाइव, I1 I2 की पावर हाफ कॉस डेल्टा फाइव, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी I इज इक्वल टू कैपिटल A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस टू I1 I2 की पावर हाफ और cos डेल्टा फाइव उसके साथ, ठीक है। वेयर I1 I2 आर द इंटेंसिटीज ऑफ द टू वेव्स एक्टिंग सेपरेटली जो एक्ट कर रहे थे, ठीक है। Where I1 I2 are the intensities of the two waves acting separately, and delta phi is equal to phi 1 minus phi 2 is the phase difference between them. Delta phi is equal to phi 2 minus phi 1 is the phi 1 minus phi 2 is the phase difference between them. If the two waves are derived from a common source, the phase difference corresponds to an optical path difference. The phase difference corresponds to an optical path difference. Delta p is equal to lambda upon 2 pi delta phi, lambda upon 2 pi delta phi, ठीक है। delta p path difference, there is a relation between path difference and phase difference. Delta p is equal to lambda upon 2 pi delta phi, delta p is equal to lambda upon 2 pi delta phi, क्या समझ में आ रहा है। delta p is equal to lambda upon 2 pi delta phi. If the two waves are derived from the common source, दोनों अगर common source से derived हो रहे हैं और phase difference correspond to an ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस कॉमन सोर्स, इफ द टू वेव्स अगर 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 दोनों वेव डिराइव फ्रॉम द कॉमन सोर्स से डिराइव हो रहे हैं, द फेज डिफरेंस करस्पॉन्ड्स टू एन ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, तो तब उस समय उस केस में फेज डिफरेंस जो है सो करस्पॉन्ड करेगा ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। डेल्टा पी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई डेल्टा फाइव, डेल्टा पी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई डेल्टा फाइव। द इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न हैज़ इट्स मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा, ठीक है। इंटेंसिटी जो है सो इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न का जो इंटरफेरेंस पैटर्न जो हमारा आया है उसका जो इंटेंसिटी है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा आई मैक्स, दैट विल बी व्हेन कॉस डेल्टा फाइव विल बी वन, दैट इज आई मैक्स विल बी I1 प्लस I2 प्लस टू अंडर रूट I1 I2, and and its minimum value is determined by when cos delta phi will be minus 1, that is I minimum is I mean is equal to I1 plus I2 minus 2 under root I1 I2. The principle of interferometry is widely used to develop many types of interferometric setups. इंटरफेरोमेट्री के प्रिंसिपल को यूज किया, बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है डेवलप करने के लिए इंटरफेरोमेट्रिक सेटअप्स को। वन ऑफ द अर्लीस्ट सेटअप्स इज माइकलसन इंटरफेरोमेट्री। एक जो है अर्लीस्ट ऑफ द सेटअप्स है, जो सबसे पहले सेटअप किया गया है उनमें से एक सेटअप्स है माइकलसन इंटरफेरोमेट्री। माइकलसन इंटरफेरोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ बीम स्प्लिटर। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में बीम एक होता है बीम स्प्लिटर, और एक बीम स्प्लिटर होता है और दो मिरर होते हैं। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में माइकलसन इंटरफेरोमीटर में एक बीम स्प्लिटर होता है और दो मिरर्स होते हैं। व्हेन द लाइट गोज थ्रू द बीम स्प्लिटर इट इज़ स्प्लिटेड इनटू टू बीम्स। जब लाइट बीम स्प्लिटर से गुजरता है तो वो दो बीम में स्प्लिट हो जाता है, एक रिफ्लेक्टेड बीम एंड एक ट्रांसमिटेड बीम, ठीक है। इंटू टू बीम्स गेट स्प्लिटेड इंटू टू बीम्स विथ डिफरेंट ऑप्टिकल पाथ। तो उन दोनों बीम का ऑप्टिकल पाथ डिफरेंट होता है, ठीक है। ठीक है, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस तो वहाँ पे डेल्टा पी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई डेल्टा फाइव में डेल्टा पी हमारा ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस था, डेल्टा फाइव हमारा फेज डिफरेंस था। तो द फेज डिफरेंस करस्पॉन्ड टू एन ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस डेल्टा पी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाइव, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाइव। डेल्टा पी हमारा क्या है, इफ द टू वेव्स आर डराइव्ड फ्रॉम अ कॉमन सोर्स, अगर दोनों वेव्स कॉमन सोर्स से आ रहे हैं तब द फेज डिफरेंस करस्पॉन्ड, तब उनके अगर हमारे
सेम सोर्स से आ रहे हैं, सेम सोर्स, तब तो उनमें होना ही नहीं चाहिए था, सेम सोर्स से आ रहे हैं ना, सेम सोर्स से आ रहे हैं, सेम सोर्स से आ रहे हैं तो उनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम होगी। और वो तब भी अगर सेम सोर्स से आने के बाद भी अगर उनमें पार्ट डिफरेंस है तो उनका पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में एक रिलेशन होगा जो कि इस प्रकार दिया जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू लेमडा अपॉन, सॉरी हाँ लेमडा, हाँ डेल्टा पी इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई, डेल्टा पी इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। तो उनके पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में एक रिलेशन होगा दैट विल बी गिवन बाय, हाँ अगर हमारा जैसे कि माइकलसन इंटरफेरोमेट्री में भी अगर हम देख लें तो वही हो रहा है। इसमें माइकलसन इंटरफेरोमीटर में एक बीम स्प्लिटर होता है और दो मिरर होता है। बीम स्प्लिटर से जब लाइट गुजरता है तो वो दो अलग अलग बीम में स्प्लिट हो जाता है, एक रिफ्लेक्टेड बीम और एक ट्रांसमिटेड बीम। अब इन दोनों बीम में जो है सो पार्ट ऑप्टिकल डिफरेंट ऑप्टिकल पाथ होता है, डिफरेंट विद डिफरेंट ऑप्टिकल पार्ट, टू बीम्स विद डिफरेंट इन दोनों का ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है क्योंकि एक अलग मीडियम से ट्रांसमिट अलग मीडियम से गुजरा है और एक ही मीडियम से गुजरा है। रिफ्लेक्टेड वन तो सेमी मीडियम में रह गया और ट्रांसमिटेड वन गोज टू सम अदर मीडियम। ओके, तो इनके ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन होगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई डेल्टा फाई। ओके, after being reflected back at the mirrors these beam recombine again at the beam splitter। तो मिरर्स से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये बीम स्प्लिटर पे फिर से मिलते हैं, कम रिकम्बाइन आफ्टर 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 गेटिंग आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक एट द मिरर्स, मिरर्स के सामने रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर्स दिस बीम रिकम्बाइन अगेन एट द बीम स्प्लिटर फिर से मिलते हैं बिफोर अराइविंग एट द डिटेक्टर, डिटेक्टर तक आने से पहले ये फिर से मिलते हैं बीम स्प्लिटर पे, बीम स्प्लिटर पे बिफोर अराइविंग एट द डिटेक्टर। द पार्ट डिफरेंस ऑफ दीज टू बीम्स कॉजेज अ फेज डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस के कारण इनमें फेज डिफरेंस जो कि हम निकाल लेंगे, डेल्टा पी इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई डेल्टा फाई। पार्ट डिफरेंस ऑफ दीज टू बीम्स कॉजेज अ फेज डिफरेंस विच क्रिएट्स एन इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न, जिससे कि हाँ एक फेज पार्ट डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस भी आ जाता है जिसके कारण इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न बनता है, जिसके कारण इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न बनता है। तो पार्ट डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस भी आ जाता है जिसके कारण इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न बनता है। दिस पैटर्न इज देन एनालाइज्ड बाय द डिटेक्टर टू इवेल्युएट द वेव कैरेक्टरिस्टिक। इस पैटर्न को फिर हम एनालाइज करते हैं ताकि हमें वेव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल सके, मटेरियल प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल सके और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ द मिरर। और फिर कोई एक मिरर डिस्प्लेस हो गया, हमें इसके बारे में पता चल सके, ठीक है। और उसके बाद जब ये इंटरफेरेंस, तो पार्ट डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस आएगा और फेज डिफरेंस के कारण इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न बनेगा और फिर हम इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न को स्टडी करके एनालाइज करके हम डिटेक्टर के द्वारा पैटर्न को एनालाइज करके हम वेव हम ये सब इवेलुएट कर सकते हैं। क्या सब? वेव के कैरेक्टरिस्टिक को इवेलुएट कर सकते हैं, जो है सो मटेरियल के प्रॉपर्टी को इवेलुएट कर सकते हैं और फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ द मिरर को हम इवेलुएट कर सकते हैं। अब अगर ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर को अगर देखना चाहो तो डायग्राम बनाने के लिए डायग्राम बना सकते हो। जो कि लाइट सोर्स हमारा गया बीम स्प्लिटर में, बीम स्प्लिटर से एक बीम ऊपर चला गया, एक बीम रिफ्लेक्ट हो गया, एक बीम ट्रांसमिट हो गया, दोनों जो मिरर से टकराएगा, मिरर से टकराने के बाद फिर से वापस आएगा और वो फिर से मिलेगा बीम स्प्लिटर पे। डिटेक्टर में मिलने से पहले दे मीट अगेन आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक एट द मिरर्स, दिस बीम रिकम्बाइन अगेन एट द बीम स्प्लिटर बिफोर अराइविंग एट द डिटेक्टर। डिटेक्टर के पास अराइव होने से पहले दे रिकम्बाइन अगेन एट द बीम स्प्लिटर बिफोर अराइविंग एट द डिटेक्टर से मिलने के बाद अराइविंग और फिर रिकम्बाइन एट द बीम स्प्लिटर और उसके बाद डिटेक्टर के पास आएंगे। डिटेक्टर जो है सो अब पार्ट डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस आया, फेज डिफरेंस के कारण इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न बना, इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न को एनालाइज करके हम वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स को इवेलुएट कर सकते हैं, मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ को इवेलुएट कर सकते हैं और फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ द मिरर को इवेलुएट कर सकते हैं। तो ये डायग्राम भी बना लोगे, मिरर 1 मिरर 2, लाइट सोर्स, दिस इज बीम स्प्लिटर एंड दिस इज डिटेक्टर। बीम स्प्लिटर से वो अलग अलग में आ गया।